आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं आफ्ताब। मुद्दा में आपका स्वागत है। झारखंड में पहले फेज का जो मतदान है 29 तारीख से शुरू होने वाला है और इस बीच प्रधानमंत्री झारखंड आने वाले हैं। अब झारखंड प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मतदान में कितना फर्क पड़ेगा? बीजेपी में उत्साह तो काफ़ी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यह उत्साह कितना वोट दिला सकता है, कितनी सीट दिला सकता है, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास का क्या कहना है, पहले उनको हम देखते हैं। नहीं, सारे देश में जो 4.5 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, देश को सुरक्षित करने के लिए जिन्होंने कठोर निर्णय लिए, जिसके कारण आज देश की आम जनता, गरीब से गरीब जनता भी ये चाहती है कि देश में फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बने। अब की बार 400 पार, और इस 400 पार में 14 हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीट 100% झोली में झारखंड की जनता सिर्फ डेट का इंतजार कर रही है और 14 का 14 सीट एनडीए जीतेगी और ऐतिहासिक सभा लोहरदगा की धरती पे होगी और यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी का और यहाँ के उम्मीदवार सुदर्शन भगत का जो सुदर्शन चक्र चलेगा और 14 की 14 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं और 400 का आंकड़ा भी बता रहे हैं। फिलहाल हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ सबरंग समाचार के एडिटर इन चीफ राकेश कुमार है। राकेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। अब इनसे हम बात करेंगे और इससे जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो यहाँ पर आए हैं, झारखंड में आने वाले हैं, जो कल दौरा है 24 तारीख को, वो रोड शो करेंगे जो एयरपोर्ट से लेकर के बिरसा चौक तक जाएगा। फिर वहाँ से वो निकल जाएंगे राजभवन के लिए, राजभवन के विश्राम करेंगे, वहाँ पर रात भर रहेंगे और उसके बाद लोहरदगा के लिए चले जाएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि ये रघुवर जी का जो ये कहना है कि 14 की 14 सीटें उनकी होंगी, क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक जो बातें आती हैं, खास करके चुनाव के समय जब राजनीतिक बयान आते हैं जी, उस दौरान इन सारी चीज़ों पर जिक्र किया जाता है कि किस तरीके से 14 की 14 सीटें, यानी कि सारी सीटें उनके कब्जे में कैसे जाएंगी और इसकी रणनीति भी तैयार की जा रही है। अहम बात यह है, देखने वाली बात यह है कि पिछले चुनाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो पिछले चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को 14 में से 12 सीटें आई थी, 2 सीटें जेएमएम के पास हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पे बीजेपी उत्साहित है कि उनका वोट बैंक बड़ा है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं, उनकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, यानी कि अपने कामों को भी गिनाने की कोशिश करेंगे। सवाल तब खड़ा होता है कि आखिर इन 14 सीटों को कैसे जीतेंगे और इसके लिए मंथन जारी है और इस मंथन के तहत मुख्यमंत्री जरूर बयान दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं से, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। क्या कुछ रिजल्ट आएगा वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री का दौरा जरूर है, लेकिन बड़ी चुनौती भी सामने दिखाई पड़ रही है अब तक। लेकिन एक चीज़ तो है कि जिस वक्त में लोग कहते थे कि मोदी लहर है और पूरे भारत में जो है सुखाड़, जिस तरह से कांग्रेस का जो है पूरी तरह से उखड़ गई थी कांग्रेस और बीजेपी जो है परचम लहराई थी, मोदी लहर में भी 2 सीट जो है झारखंड में वो ले नहीं पाई थी और अभी जो इस तरह का कुछ लहर दिखाई तो नहीं पड़ता। तो 14 से 14 कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये इसीलिए मैंने पहले कहा कि राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक बयान आते हैं चुनाव के दौरान। कांग्रेस भी कहती है, महागठबंधन के लोगों का भी कहना है, हेमंत सोरेन का भी बयान आ रहा है कि एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं जाएगी। लेकिन राजनीतिक जब चीज़ें चलती हैं, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, विपरीत होती हैं और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव कई तरह के संकेत देगा। यानी कि संकेत के मायने में कह सकते हैं कि 14 सीटें जरूर लोकसभा के चुनाव हो रही हैं, लेकिन इसमें कई लोगों की आगे की कैरियर या भविष्य, राजनीतिक भविष्य दांव पे भी होंगी। और जब हम चर्चा करेंगे कि आखिर 14 सीटें कैसे जीत सकते हैं, कौन जीत सकता है, तो थोड़ा बारीकी से मंथन भी करना, हम कोशिश करेंगे कि एक एक सीट के जो आकलन किए जा सकते हैं, जिस तरीके से चर्चा की जा सकती है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन दोनों की तरफ से, महागठबंधन और बीजेपी दोनों की तरफ से ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि 14 सीट लाएंगे। प्रधानमंत्री का दौरा है और इस दौरान कई तरह की गतिविधियां भी नजर आएंगी। हम चाहेंगे कि आगे बातचीत करें, अब इसके अलावा और चीज़ों पे बातचीत करते हैं तो फिर आगे चीज़। बिल्कुल, ये सही चीज़ है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री रांची आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और वोट का जो परसेंटेज है वो भी मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 14 में 12 तो है, अब कितना?
देखिए, बीजेपी के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती कही जा सकती है तो सबसे बड़ी चुनौती है कि 12 सीटों को कैसे बचाया जाए। यानी कि आसान नहीं है, आसान नहीं कहा जा सकता है सीधे सीधे आज के दिन कि 14 में 12 सीटें उनके पास हैं तो 14 की फिर 14 सीटें हो जाएंगी, क्योंकि परिस्थितियां हर कुछ अनुकूल एक तरफा नहीं दिखाई पड़ रही। पिछली बार जैसे नरेंद्र मोदी की एक लहर थी, लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक मैसेज गया था कि मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, और मोदी जब आए जब यहाँ पे आए तो 14 में 12 सीटें लेकर गए। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कुछ सीटों का मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिसे रांची से बिल्कुल रांची की बात करेंगे हम। बगल में लोहरदगा है, खूंटी है और चतरा है, ये सब सीटों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो कर देते हैं रांची से ही कर देते हैं। तो रांची की स्थिति यह है कि वर्तमान जो सांसद हैं रामटहल चौधरी, उनको उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पर खादी ग्राम उद्योग के जो अध्यक्ष हैं संजय सेठ, उन्हें टिकट दिया गया है और रामटहल चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है। तो अब जो है ये मुकाबला आप किस तरह से देखें, ये सीधा कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है या फिर त्रिकोणीय दिखाई पड़ रहा है? देखिए, त्रिकोणीय तो नहीं कहा जा सकता है। अगर रांची सीट की चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा सकती है। उसमें जो फैक्टर बन सकता है वो जो निर्दलीय वोट होंगे, तो उसमें कई फैक्टर बन रहे हैं। मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि किसको फायदा किसको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जैसे रामटहल चौधरी जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका एक बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के खाते में सीधे सीधे जाता था जब वो चुनाव लड़ते थे। ठीक है। उस वोट बैंक को कितना फिर से अपने पास लेकर आ पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती उनके लिए भी है और साथ साथ बीजेपी के लिए भी है कि कितनी सीटों पर कितनी वोट को वो रोक पाते हैं। लेकिन इस बीच और भी चर्चा होगी, खास करके बंधु तिर्की, उनको भी लगभग 60,000 वोट मिले थे। आज यूपीए के साथ हैं तो वो 60,000 वोट में से कितना वोट को कन्वर्ट कर पाते हैं। अब वो सुदेश महतो भी सुदेश महतो थे, उन्होंने 1.5 लाख से अधिक वोट लाए थे। तो उस 1.5 लाख वोट का क्या होगा, किधर जाएंगे, उसमें से कितने एनडीए की तरफ जाएंगे, कितने विपक्ष की ओर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के दौर में चल रही हैं। लेकिन सीधा सीधा कहा जा सकता है कि अगर रामटहल चौधरी को मनाने में बीजेपी, अभी वक्त है, रामटहल चौधरी को मनाने में अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है तो शायद उनको थोड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन तब भी ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी सीधे सीधे जीत पाएगी, क्योंकि कांग्रेसी नेता जो सुबोध कांत साहा हैं वो लंबे समय से इस इलाके में राजनीति कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के अलावा उनकी पकड़ ग्रामीण इलाकों में काफ़ी मानी जाती है। वो लगातार कई वर्षों से ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ सीधे सीधे संपर्क में हैं। इसका फायदा उनको जरूर दिखाई पड़ेगा। संजय सेठ बीजेपी से हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रघुवर सरकार यहाँ पे काम कर रही है, अपने काम के बल पे संजय सेठ को जिताने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि इस सीट पर भी बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए कि वो सीट अपनी बचाए। आपका पत्रकारिता में लंबा करियर रहा है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे कि अगर सुबोध कांत जीते हैं तो वो गृह मंत्री जो है, फिर वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, तो ये मंत्री बने हैं, तो क्या जनता के जहन में ये बात जाती है कि अगर सुबोध कांत जीतेंगे तो वो मंत्री बनेंगे, हमारे राज्य का जो प्रतिनिधित्व करेंगे? और अगर रामटहल चौधरी जिस तरह से वो भी जीते हैं, लगातार वो भी जीते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी मंत्री पद नहीं दिया गया, तो ये फैक्टर कितना काम करता है? देखिए, जहाँ तक मंत्री पद का सवाल है, खास करके सुबोध कांत साहब जब मंत्री थे उस समय कई चीज़ें सामने आई थी, बातचीत भी की जा रही थी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जब थे तो फूड पार्क जगह का भी बात कॉन्सेप्ट आया था और उस समय बड़ी चीज़ें आ रही थी कि बड़ा निवेश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुछ चीज़ें अधर में लटकी हुई नज़र आ रही हैं, लटकी हुई रह गई हैं। तो आगे जब सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, सबसे पहले तो वो बाद में देखा जाएगा। उसके बाद जो जीत कर जाएंगे उनको किस तरीके से सरकार में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो सबसे बड़ी बात हम कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे टक्कर कही जा सकती है। उसमें जो फैक्टर आ रहा है वो रामटहल चौधरी का एक फैक्टर आ रहा है, बाकी जो बंधु तिर्की का फैक्टर है, खास करके सुदेश महतो का फैक्टर है, और बाकी जो निर्दलीय, अब देखिए मुस्लिम वोट को लेकर भी थोड़ा अभी चर्चा में चल रहा है कि आखिर मुस्लिम वोट, एक मुस्लिम कैंडिडेट को भी खड़ा कर दिया गया है। अब मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, वो कितना अपने पक्ष में वोट ला सकते हैं, कितने मुस्लिम लोगों को, वोटरों को अपने पक्ष में ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने की बात होंगी और फैक्टर बनेगा। तो अभी थोड़ा वक्त है, 6 तारीख को चुनाव है, तो रांची दूसरे फेज में होना है, यानी यहाँ पे तो निश्चित तौर पे जब हम बातचीत करेंगे, थोड़ा और समय गुजर जाए, तब हो सकता है इस पर और खुलासा और चर्चा करके हम कुछ करीब पहुँच पाएंगे कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। फिलहाल रांची जो सीट है, रांची सीट पर अभी खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि ये
बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय इसलिए भी है क्योंकि इनके वर्तमान सांसद है और इन्होंने सांसद का यहाँ से टिकट काटा है। फिलहाल अब हम बात करते हैं, अगर बगल में देखा जाए तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र जो है ये भी कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, कभी बीजेपी, तो दोनों पार्टियां वहाँ यहाँ पर कभी ना कभी अपनी बस्टप जो है वो दिखाती रही है और यहाँ पर उनको प्रतिनिधित्व भी मिला है। तो अब खूंटी सीट की अगर हम चर्चा करें तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा वहाँ पे उम्मीदवार है और वहाँ पर से करिया मुंडा जो कि भीष्म पितामह की तरह जो है लंबा इतिहास उनका रहा है और काफ़ी 7 या 8 बार कितनी बार वो सांसद भी रहे हैं, तो उनको हटा करके बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को जो टिकट दिया है, इसके पीछे की राजनीति क्या समझ में आती है आपको? देखिए, बीजेपी ने तय किया था पहले ही सेंट्रल लेवल पे, खास करके जब उनकी चुनाव समिति है और खास करके पार्लियामेंट्री बोर्ड की समिति है, उन लोगों ने तय किया था कि जिनका उम्र 75 से ज़्यादा होगा उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा जी। ये पहले से ही तय था। इसी के तहत कहा जा रहा है कि राम टहल का भी टिकट कटा है और कड़िया मुंडा का भी टिकट काटा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि खूंटी जैसा इलाका, उस इलाके को बाकी राज्यों या बाकी संसदीय क्षेत्र से थोड़ा अलग होकर देखना पड़ेगा, उसको दूसरे चश्मे से भी देखने की जरूरत होगी, चाहे अर्जुन मुंडा हो या कालीचरण मुंडा हो, दोनों अगर आज मैदान में जा रहे हैं, क्योंकि खूंटी जो जिला है वो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि 5वीं अनुसूची के तहत आता है। हाँ, सुरक्षित क्षेत्र। उस क्षेत्र में कुछ कानून अलग से निर्धारित किए गए हैं, जिसको लेकर पिछले दिनों आपने पत्थलगड़ी का जो मामला आया था उसको देखा होगा, और बाकी 5th शेड्यूल के तहत जो वहाँ पे विकास के काम किए जाने हैं, ग्राम सभा की का कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, खूंटकट्टी की ज़मीन वहाँ पे है, लोगों की परंपरा से जुड़ा हुआ है और आदिवासी परंपरा को संरक्षित करने के लिए अलग से प्रावधान भी बनाए गए हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती अगर दोनों प्रत्याशियों के लिए है उस इलाके में कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये अलग विषय होगा उस इलाके के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो आएगी कि उनकी जो रक्षा, उनकी जल जंगल जमीन और आदिवासी संस्कृति, इसकी रक्षा करने का कौन जिम्मा ले सकता है, कौन सा सांसद उनको जिम्मा ले सकता है इन चीज़ों को लेकर आगे रखने का और उनमें एक भरोसा जताने का, क्योंकि विवाद अभी भी है, ऐसा नहीं है कि विवाद खत्म हो गया है। 5वीं अनुसूची के तहत उस इलाके में जो काम किए जाने हैं वो नहीं हो पाया है, जिसके कारण वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। वहाँ के लोग थोड़ा जागरूक नहीं है, ज़्यादा ऐसा जागरूकता नहीं फैला है कि कैसे काम हो सकता है, कानून के थोड़ा कम जानकार हैं। इसके बावजूद उनको पता है कि 5th शेड्यूल के तहत यहाँ क्या क्या किए जा सकते थे, सरकार कैसे काम कर सकती थी, जिला प्रशासन कैसे काम कर सकता था, इन सारी चीज़ों को लेकर हाल के दिनों में मंथन हुआ है और निश्चित तौर पर इस बार वहाँ पर ये एक बड़ा फैक्टर बनेगा कि किस तरीके से 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले प्रावधानों को लेकर दोनों प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से जनता के बीच जाते हैं। अगर कुल मिलाकर के ये पूछा जाए आपसे कि खूंटी सीट पर अगर पलड़ा बोला जाए कि भारी किसका, क्योंकि वर्तमान सांसद जो वहाँ के हैं अभी वो चुनाव में नहीं है, तो क्या कहेंगे किसका पलड़ा? ये आकलन लगता है कि इस मंच से करना उचित नहीं होगा जी, कि किसका पलड़ा, खास करके अभी क्योंकि अभी कई चीज़ें चल रही हैं और कौन सा प्रत्याशी कितना ताकत के साथ जनता के बीच जाता है, जनता किसे स्वीकार करती है, किसे नकारती है, ये तो वक्त बताएगा और जनता खुद बताएगी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि दोनों ही नेता परिपक्व हैं, दोनों ही इलाके को जानते हैं। अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको सारी चीज़ों की जानकारी है, कानून की जानकारी है, 5th शेड्यूल के बारे में जानकारी है, मुंडा समाज के बारे में जानकारी है, फुटकट्टी ज़मीन के बारे में जानकारी है, खूंटी के इलाके के बारे में जानकारी है। कालीचरण मुंडा एकदम से स्थानीय है, लोगों के बीच जा रहे हैं तो स्थानीय भाषा में भी बात कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा भी स्थानीय भाषा में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर काम करेगा वो निश्चित तौर पे देखिएगा आप कि जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुई है उसको किस तरीके से पाटने का जो काम करेगा और किस तरीके से आगे इन चीज़ों को संरक्षित करते हुए लोगों को भरोसा जताने की कोशिश करेगा कि उनकी जो संस्कृति है और परंपरा है उसको बचाया जा सकेगा, उस पर वोट मिलेगा। चलिए, उस पर वोट मिलेगा और इन्हीं सब चीज़ों पर वोट होना भी चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम फौरन वापस आएंगे। आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ।
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है मुद्दा पर, और हम बात कर रहे हैं झारखंड में लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो आगमन होने वाला है 24 तारीख को, उसके बाद में क्या परिदृश्य जो है वो चेंज होगा या फिर वैसा ही रहेगा, इसी पर चर्चा हो रही थी। और हमने रांची और खूंटी के बारे तो बात कर ली। अब जो हमारा पड़ोसी जो जिला है लोहरदगा की बात करते हैं कि अगर लोहरदगा की बात करें तो वहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं सुखदेव भगत और कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी करते थे, वो ताल ठोक रहे हैं। और अभी जो है लोहरदगा की स्थिति आप क्या किस तरह से आकलन करें? देखिए, सुदर्शन भगत जो है बीजेपी की तरफ से सांसद हैं और अभी फिलहाल राज्य मंत्री भी हैं जी, और वो बीजेपी की सीट पे जीत कर गए हैं और अभी फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में। और कांग्रेस की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से सुखदेव भगत वो भी विधायक हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार की बात की जाए तो गुमला के इलाके, लोहरदगा के इलाके, बिशुनपुर का इलाका और इधर कहा जा सकता है कि मांडर का इलाका, सीसई का, ये पूरा जो इलाका लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के तहत आता है वो पूरी तरह से अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि किसे वोट दिया जाए जी। क्योंकि कुछ इलाकों में मैं थोड़ा जानता हूँ, कुछ इलाकों में जाकर भी देखा है, वहाँ की परिस्थिति थोड़ी अभी अच्छी नहीं कही जा सकती है दोनों के लिए कि किधर जाएंगे लोग। सुदर्शन भगत जो मंत्री हैं उनको जनता का विरोध का सामना करना पड़ा है। कुछ इलाकों में जनता ने विरोध भी किया है, शिकायत भी दर्ज कराई है। जिस इलाके में जाकर वो बातचीत कर रहे हैं उस इलाके में थोड़ा उनको कहीं ना कहीं रोष का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का रोष का, क्योंकि उन्होंने 5 साल में जो कुछ किया है उससे संतुष्ट नहीं है लोग चाहते थे कि ज़्यादा उनका काम हो। वो इलाका काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, कई ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं। उसी तरह से सुखदेव भगत महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, वो भी जा रहे हैं। हालांकि विरोध का स्वर अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ा है उनके लिए, लेकिन कांटे की टक्कर वहाँ भी देखने को मिलेगी। दोनों ही एक ऐसे सोसाइटी से, ऐसे समाज से, भगत परिवार से, यानी कि एक अलग सेगमेंट है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जातिगत राजनीति जो बोली जाती है, तो जातिगत राजनीति कहीं ना कहीं से इफेक्टिव हो ही जाती है, कहीं वो एक्टिवेट हो ही जाता है। ये तो सभी जगहों पे है, लेकिन खास करके उस इलाके में देखा जाएगा तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बड़ा फैक्टर काम करेगा वो भी। और उस इलाके में लोग विकास की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग ऐसा हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा सांसद हमारा विकास कर सकता है। तो कांटे की टक्कर वहाँ भी देखने को मिल सकती है, और कांटे की टक्कर के बीच से हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी कुछ भी आकलन करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री का दौरा होना है, प्रधानमंत्री उस इलाके में जा रहे हैं, उसी इलाके में उनकी जनसभा होनी है जी। इसके बाद से कितना मोटिवेशन होता है और महागठबंधन की तरफ से कौन सा बड़ा नेता उस इलाके में जाकर प्रधानमंत्री की बातों के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करेगा, ये भी होगा जी। तो ये तब थोड़ा आकलन किया जा सकता है कि आखिर किस तरीके से, लेकिन कांटे की टक्कर उस क्षेत्र में जरूर दिखाई। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि लोहरदगा जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा वहाँ की जनता को, उनके विचार को सुनने के बाद वो किस तरह का रिएक्ट करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ है कि कल तक के जो चुनाव हुआ करता था, कांग्रेस अलग लड़ती थी, जेएमएम अलग लड़ती थी, जेवीएम, जो कि कहीं से तीनों का मिलन नहीं हो रहा था। इस बार इन लोगों का मिलन है, आरजेडी तो हमेशा साथ में रही है, जेवीएम और जेएमएम के मिलने से तो जो ध्रुवीकरण होगा वोट का उसको किस तरह से देखते हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पे मैं इसलिए और करना चाहूँगा कि जिस तरह से CNT SPT एक्ट है या फिर सरना धर्म कोड है, तो ये सब भी इन लोगों का कहना था, गठबंधन का कहना था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इस सब को चेंज करेंगे। तो क्या लगता है कि इसका नुकसान और फ़ायदा? देखिए, पहली बात कि जब महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको जरूर मिलेगा जी। ये एक बड़ी बात इस बार देखने को मिल रही है, और इसका कुछ फ़ायदा पहले भी मिला है। अभी हाल के दिनों में जो उपचुनाव हुए उसमें आप बिल्कुल यूपी में इस कई जगहों पे कुछ फ़ायदे नज़र आए हैं जी। साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर जब वोटों का ध्रुवीकरण होगा, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कुछ तो कुछ बात तो जरूर रखेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। और आपने जिक्र किया एक तो CNT SPT एक्ट के लिए और दूसरा सरना कोड को लेकर हाँ। ये बहुत पुराना इशू है। दोनों ही इशू ऐसे इशू हैं जिसको सीधे सीधे नहीं छेड़ा जा सकता है। ये दोनों इतने संवेदनशील इशू हैं कि इस पे पूरी सोसाइटी, पूरा समाज कहीं ना कहीं अलग अलग थलग पड़ता है और टकराहट की स्थिति पैदा होती है। CNT का जहाँ तक सवाल है, CNT एक्ट जिस समय लगाया गया था उस समय की परिस्थितियाँ और वर्तमान परिस्थितियाँ अलग अलग जरूर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ काम करना है सरकार को या राजनीतिक दल को,
तो सबसे पहले जनता की राय, वोटरों की राय और उस पर एक गहन मंथन तमाम जगहों से, जो इलाके इसमें आते हैं उसमें मंथन जरूरी है। मैंने देखा है अर्जुन मुंडा की सरकार के समय जब इस मुद्दे पे बहस होती थी तो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी एक बार उस पर सोचते थे कि आखिर कैसे इसको लागू किया जाए या इस पर कैसे किस तरीके से बयान दिया जाए। तो अभी की स्थिति भी यही कुछ दिखाई पड़ रही है। रह गए सरना कोड को लेकर के, इलाके में सरना कोड का एक अलग महत्व है। आपने देखा होगा कि चमरालिंडा ने चुनाव जीता था जिस समय सरना कोड के बल पे ही जीता था। बिल्कुल। और अभी भी सरना कोड को लेकर के चर्चा जारी है। बीजेपी की तरफ से यानी रघुवर सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि सरना कोड लागू किया जाएगा। वहीं यूपीए गठबंधन की तरफ से भी लोगों की इच्छा है कि सरना कोड को लागू किया जाए। यानी कि अब जनता की जो भावनाएं हैं उसको कौन जमीन पर उतारेगा और चुनाव के माध्यम से कौन संसद तक ले जाकर इन सारी चीज़ों को लागू करवा पाएगा, इस पर तमाम लोगों की नज़र है। मोदी जी का दौरा है, इस दौरे के बाद से क्या कुछ समीकरण बनता है, कांग्रेस या एनडीए या फिर महागठबंधन किस तरीके से तमाम चीज़ों को देखती है, एक बड़ी बात होगी। तब जाकर आगे इस पर चर्चा फिर करेंगे हम लोग। चलिए, अब एक जो है वक्त अब कम है, अब बहुत संक्षेप में चाहेंगे कि चतरा विधानसभा जो है वहाँ पे वर्तमान जो विधायक सांसद हैं और जो लोकसभा से वो सांसद हैं वहाँ के सुनील सिंह, इनका जो है काफ़ी विरोध देखा जा रहा है। तो क्या मोदी के आने से इस विरोध को थामने का काम होगा या फिर इसी तरह से विरोध होता जाएगा और चतरा सीट पर क्या होगा? देखिए, चतरा सीट भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। खास करके चतरा सीट पे जब कहा गया कि महागठबंधन के 2 उम्मीदवार वहाँ से खड़े हो गए, आरजेडी के भी प्रत्याशी खड़े हो गए और इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी वहाँ पे अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी थोड़ी सुखद जरूर महसूस कर रहे होंगे दोनों के आने से। हाँ, दोनों के आने से कि हो सकता है कि वोटों का बंटवारा होगा, बिखराव होगा तो उनको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि सुनील सिंह जिस तरीके से जैसे ही टिकट की घोषणा हुई और पहुंचे चतरा, जब इलाके में घूमना शुरू किया तो देखा कि सीधे सीधे जनता उन्हें नकार रही है। कई ऐसे वायरल हुए हैं फुटेज, कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। चलिए ये मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि भाई किस तरह से इनका विरोध हुआ है। तो चलिए सुनील सिंह का किस तरह से वहाँ के लोगों ने विरोध किया है, इस फुटेज को देखते फिर चर्चा जारी रखेंगे। किस्मत से आपका दर्शन हम लोग का हुआ है 5 साल में। 5 साल के बाद वही तो जब इलेक्शन आ गया तब 5 साल जो है तो बीत गया। इस क्षेत्र का देख रहे हैं कि क्या हाल हो गया। अरे जनता पानी के दुखे मर रहा है इनका इलाका में, जहाँ वोटर है वहाँ एक बोरिंग तक नहीं हुआ, ना चापाकल हुआ। क्या करने के बाद मेरा एज हो गया 35 साल से हम जो रोड का स्थिति देख रहे हैं, रोड तो बनना चाहिए। रोड को भाग में जान दीजिए, रोड बिजली हर जगह जाता होगा। ये बताइए क्या चीज का कमी है? ये पेपर में छपा था, इस पर क्या हो रहा है अभी तक? क्या होगा भाई? ये सबसे बड़ा कोल माइन चतरा जिला, चतरा जिला में टंडवा प्रखंड, ये दुर्दशा हमारा जो कि जनता पानी के भूखे भी मर रहा है यहाँ पर। अरे टंडवा पानी का भी व्यवस्था नहीं है आपका। हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए कि किसके पर देगा, किस पर विश्वास किया जाएगा? आप नहीं हुआ, क्या कारण है? इनका सांसद सर का जो है एक भी चापाकल एरिया में हम लोग को बता दिए, एक भी चापाकल। अरे कौन सा पानी के दुखे मर रहा है? मेरे टंडवा प्रखंड में 50 घर में हुआ है। और तो भी जनता का हम लोग का विकास होगा सर। 5 साल में कितना बड़ा पाए? कांग्रेस में यहाँ हॉस्पिटल में बराबर डॉक्टर आता था बराबर, और अभी एक नर्स तक नहीं आता। बताइए, मेरे यहाँ स्कूल का वही हालत है, बच्चे सरकारी में पढ़े, एक टीचर नहीं है। 5 साल में मंत्री, वो भी मुख्यमंत्री का अथी में 181 में डायल किया हुआ नंबर को देखिए कि कितना है। जी, अब बताइए कि जिस तरह से ये विरोध हो रहा है तो मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं लोग। देखिए, सुनील सिंह कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रत्याशी माने जा रहे थे पहले, जिस समय वो पहली बार जब चतरा से लड़े थे और जीते थे, क्योंकि सुनील सिंह से मेरी भी अच्छी बातचीत होती रही है और अमूमन हम लोग कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे भी बातचीत करते हैं।
हालांकि जिस तरीके से चतरा का इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका था, विकास नहीं हो पाया था, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको सुखाड़ जैसा इलाका माना जाता है, पथरीला इलाका है, उपजाऊ ज़मीन कम है। इन सारी चीज़ों के बीच से सुनील सिंह के संसदीय क्षेत्र में और उनके काल में जो 14 से लेके अब तक का काम रहा, उसमें कुछ चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, माइंस के क्षेत्र में हुए हैं, जिसका जिक्र वो लगातार जनता के बीच जाकर कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा सीधे सीधे आम लोगों को कितना मिल पाया है, इसको लेकर जरूर रोष है। आम जनता चाहती है कि उनकी बुनियादी सुविधाएं जैसे कि सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो और शिक्षा हो, इन सारी चीज़ों पे सांसद उसका किस तरीके से उनके बीच काम कर रहा है। और साथ साथ खास करके ग्रामीण इलाके, जैसे शहरी इलाकों में तो कुछ कुछ डेवलपमेंट के काम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन गांव का इलाका जो चतरा का है वो काफ़ी पिछड़ा इलाका है और सबसे अहम बात कि घोर नक्सलवाद प्रभावित इलाका माना जाता है चतरा का इलाका। तो उस इलाके में लोगों के बीच सुनील सिंह को पहुंचना कितना सार्थक हो रहा है, कितना निरर्थक हो रहा है, ये आगे बताएंगे। लेकिन अभी की बात की जाए तो जनता सीधे सीधे उनका विरोध भी कर रही है और उनसे सीधे उनके सामने अपनी बातों को रखने की भी कोशिश कर रही है कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया हम लोगों के लिए। ये सवाल जनता कर रही है। मुझे लगता है कि अच्छा है, सवाल होना चाहिए, जनता को सवाल करना चाहिए अपने सांसद से, अपने प्रत्याशी से, कि आपने क्या किया है और आगे क्या करेंगे। लेकिन जो बिखराव होगा, अगर महागठबंधन का बिखराव होता है, सुभाष यादव आरजेडी से खड़े हैं और मनोज यादव कांग्रेस से खड़े हैं, एक तो यादव वोट कटेगा, दूसरा जो उनका यूपीए कई जगहों पर मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है वो भी वहाँ कहीं ना कहीं टूटेगा। तो इसका फ़ायदा भी सुनील सिंह को मिल सकता है। मोदी जी का दौरा है, इस दौरे के बाद क्या कुछ संदेश देते हैं, पूरे राज्य के लिए संदेश होगा, क्योंकि मोदी का दौरा 2 दिनी दौरा है और राजधानी से शुरू होगा, लोहरदगा में जाकर ख़त्म होगा। इसके बाद उनका संदेश किस तरीके से जाता है और उस संदेश को बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता या प्रत्याशी किस रूप में लेकर जनता के बीच जाते हैं, इसके बाद वहाँ का आकलन किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मोदी के आने के बाद फ़र्क तो ज़रूर कुछ ना कुछ पड़ेगा? तो यूपीए इसके काट में क्या राहुल गांधी को या फिर कोई ऐसा नेता, और अगर यूपीए का एक अगर बड़ा नेता कहा जाए या फिर किंग मेकर कहा के नाम से जो मशहूर थे लालू प्रसाद यादव, फिलहाल वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो कौन आएगा उनके मुकाबले में? कौन? देखिए, कई दिग्गज नेता हैं जो अभी बातचीत कर रहे हैं, खास करके जिस तरीके से चुनाव का वक्त है, बड़े नेता के आने की बात जब है, राहुल आ सकते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं सभा जरूर होगी राज्य में, हो सकता है लोहरदगा में ना हो लेकिन कई दूसरे जगहों पे हो सकती है। इन सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही है। लेकिन आज के दिन हम जो बातचीत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में झारखंड आ रहे हैं, वो भी चुनावी दौरे के रूप में, पहले भी आ चुके हैं लेकिन इस बार चुनाव के मोड में आ रहे हैं जी। उनके सामने कई चीज़ें हैं, खास करके झारखंड की हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है रोजगार की, नक्सलवाद की और माइंस और मिनरल्स से मिलने वाले रेवेन्यू के बाद झारखंड के विकास की जी। बिल्कुल, इन सारी चीज़ों पर किस तरीके से अपनी बातों को रख कर जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल आज के दिन भी आएगा। रह गई प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को लेकर चलने की बात जहाँ तक आती है, उसमें इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, आर्थिक जो भारत की स्थिति पूरे विश्व में जिस तरीके से बनी है, जिस तरीके से सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा हो या फिर बॉर्डर की सुरक्षा की चर्चा की जाती है, उन सारी चीज़ों पर भी चर्चा की जाएगी। और स्थानीय मुद्दे तो हमेशा हावी रहते रहे और झारखंड ऐसा जगह है, ऐसा स्टेट है जहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जो बाकी जगहों से अलग हैं, दूसरे राज्यों से भी अलग हैं। मैंने जैसा पहले कहा, जल जंगल ज़मीन की रक्षा, यहाँ का बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। आधारभूत संरचनाओं का विकास, माइंस मिनरल्स के माध्यम से इस इलाके के लोगों को रोजगार और इस इलाके के लोगों का आर्थिक विकास सबसे अहम मुद्दा बन सकता है। और इस पर नरेंद्र मोदी की क्या बातचीत आती है, नरेंद्र मोदी किस तरीके से जनता के बीच बात रखते हैं, जिससे यहाँ के वोटर उनकी बातों को सुनकर अपने प्रत्याशी को जिताने की बात करें या हराने की बात करें, ये देखने वाली बात है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है, आपने पहले ही बता दिया कि अगर 12 में से 12 सीट ही बचा लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अगले अंक में हम फिर किसी एक मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।